वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज हम आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996 में सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 यानी कि आज हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? आर्बिट्रेटर के बारे में, यानी कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ग्राउंड्स जिनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं आर्बिट्रेटर्स को। तो यही सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू द आर्बिट्रेटर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 10। सेक्शन 10 को बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको आर्बिट्रेटर पता है क्या होता है? वो पर्सन जो क्या करा जाता है, अपॉइंट करा जाता है पार्टीज के द्वारा, या कहीं कहीं सर्कमस्टांसिस में कोर्ट भी क्या करती है, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती है। क्यों? क्योंकि वो डिस्प्यूट को क्या करे, सोल्व करे पार्टीज के बीच का, और क्या पास करे, डिसीजन। उस डिसीजन को क्या कहते हैं हम? आर्बिट्रल अवार्ड। क्लियर? यानी कि ए एंड बी है, उन दोनों के बीच में क्या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, तो दोनों ही पार्टी क्या करेंगी, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगी, और आर्बिट्रेटर उनके डिस्प्यूट को क्या करेगा, सॉल्व करेगा, उस पर डिसीजन देगा। उसके डिसीजन यानी कि आर्बिट्रेटर के डिसीजन को क्या कहेंगे हम? आर्बिट्रल अवार्ड कहेंगे। क्लियर? तो इन द सिंपल वर्ड्स अगर हम कहते हैं आर्बिट्रेटर क्या होता है? एक्ट लाइक अ जज। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 10 से। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स यानी कि पार्टीज कितने हमारे आर्बिट्रेटर्स को क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। क्लियर? तो सबसेक्शन 1 क्या कहता है? द पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेटर्स। देखिए, आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करना यानी कि कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स रहेंगे, तो एग्रीमेंट में क्या है, फ्रीली मेंशन कर सकते हैं। फ्रीली मेंशन का मतलब यह है वो चाहे तो 3, 5, 7, 9 कितने भी आर्बिट्रेटर को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन पावर है किसकी? हमारी पार्टीज की, कि उनकी मर्जी है वो कितने भी आर्बिट्रेटर को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी बात यहां ध्यान से सुनी है तो मैंने क्या कहा, 3, 5, 7, तो आपने देखो मैं ऑड नंबर्स बोल रहा हूं, मैं इवन क्यों नहीं बोल रहा? जब पार्टीज क्या है, फ्रीली क्या कर सकती हैं, डिटरमाइन कर सकती है नंबर ऑफ द आर्बिट्रेटर्स, बट मैंने क्या बोला, ऑड नंबर्स बोला। तो इसका मतलब यह है, जो हमारा सबसेक्शन 1 है वो क्या कहता है सेक्शन 10 का, कि आप इवन नंबर में आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो सर आप मुझे रीजन दीजिए कि इवन नंबर में क्यों पार्टीज अपॉइंट नहीं कर सकती आर्बिट्रेटर। सबसे पहली बात ये देखिए बच्चों, फॉर एन एग्जाम्पल मानते हैं पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ, पार्टी ने क्या करा, 2 आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करा, A1, A2। अब A1 A के फेवर में डिसीजन दे रहा है, A2 B के फेवर में डिसीजन दे रहा है, तो क्या आ गया, डिस्प्यूट हो गया। किसके बीच में? A1 और A2 के डिसीजन के बीच में। तो देखा जाए तो क्या सोल्व हो पाएगा डिस्प्यूट? पहले एक डिस्प्यूट था, अब डिसीजन के ऊपर और डिस्प्यूट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या रखा जाता है, हम आर्बिट्रेटर के जो नंबर्स होते हैं उन्हें प्रीफर क्या करते हैं, ऑड नंबर्स को प्रीफर करते हैं। जैसे क्या हो गया, 3 हो गया, तो अगर 2 एक के फेवर में देंगे, एक के फेवर में देगा, तो मेजॉरिटी को हम प्रीफर करके डिसीजन को मान लेंगे, यानी कि आर्बिट्रल अवार्ड जो 2 मेजॉरिटी ने क्या दिया है उसे हम मान लेंगे, बाइंडिंग हो जाएगा पार्टीज पे वो डिसीजन। क्लियर? अब इसका मतलब ये नहीं है अगर इवन नंबर उन्होंने डिसाइड कर दिया पार्टी ने, यानी कि 2, तो क्या करा जाएगा, उनका जो एग्रीमेंट है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, वो वॉइड हो जाएगा। नहीं, उसका भी है, चलो अभी बता देता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल ए एंड बी का आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, उन्होंने क्या करा, 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे, A1, A2। अब A1 किसने अपॉइंट करा, A ने, A2 किसने अपॉइंट करा, B ने। अब दोनों एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, A3 को। क्लियर? उसे हम बोलेंगे प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। क्लियर? अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। Following the determination referred to in subsection 1, the arbitral tribunal shall consist a sole arbitrator। देखिए क्या कह सकते हैं, जो आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल है उसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक आर्बिट्रेटर भी क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं डिस्प्यूट को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। क्लियर? अब बात करते हैं सेक्शन 11 की। होपफुली आपको सेक्शन 10 समझ आ चुका हूं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। कैसे अपॉइंटमेंट होता है आर्बिट्रेटर्स का? सबसेक्शन 1, a person of any nationality may be an arbitrator unless otherwise agreed by the parties। यानी कि जो आर्बिट्रेटर है वो किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है। कब तक? जब तक पार्टी क्या ना करे, प्रिफर ना करे। प्रिफर मतलब उन्होंने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में या आर्बिट्रेशन क्लॉज में उन्होंने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया कि जो हमारा आर्बिट्रेटर होगा वो क्या होगा, इंडियन होगा। क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन नहीं है तो कोई भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकता है किसी भी नेशनैलिटी का। क्लियर? सेकेंड, सब्जेक्ट to subsection 6, the parties are free to agree on a procedure for appointing the arbitrator or arbitrators। यानी कि अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जो सबसेक्शन में प्रोसीजर लिखा होगा उसके हिसाब से क्या होगा, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। क्लियर?
या आर्बिट्रेटर्स को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। अब ये सर प्रोसीजर का मतलब क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल क्या है, ए और बी का वर्क क्या है, लीगल वर्क है, ये कोई भी उनका ऐसी चीजों में वर्क है जो लॉ से रिलेटेड है। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया कि जो हमारे डिस्प्यूट को सुनेगा उसे लीगल नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो आर्बिट्रेटर हमारा क्या होगा, उसके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर होना चाहिए, या लॉ में क्या पीएचडी होनी चाहिए। तो वो कोई भी क्या करेंगे, कंडीशन को मेंशन कर देंगे। तो उस प्रोसीजर के हिसाब से क्या करा जाएगा, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा जाएगा। क्लियर? जैसे उनका कोई साइंस से रिलेटेड वर्क है तो डिस्प्यूट होगा तो उस पर्सन को साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसे वो क्या कर देंगे, कोई भी जिस पर्सन को साइंस की नॉलेज हो या प्रेफर डिग्री कर देंगे कि इस डिग्री की जरूर नॉलेज होनी चाहिए, तो वो आर्बिट्रेटर क्या करा जाएगा, अपॉइंट करा जाएगा। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड 3, failing any agreement referred to in subsection 2. In an arbitration with 3 arbitrators, each party shall appoint 1 arbitrator, and the 2 appointed arbitrators shall appoint a 3rd arbitrator who shall act as a presiding arbitrator. यानी कि क्या है, देखिए वो फेल हो जाते हैं एग्रीमेंट के हिसाब से, यानी कि जो भी उन्होंने एग्रीमेंट बनाया उसके हिसाब से फेल हो जाते हैं, या नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर उनका डिसाइड नहीं हो रहा, तो ए ने क्या करा, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा, बी ने क्या करा, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा, दोनों ही आर्बिट्रेटर ने एक क्या करा, 3rd आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा। कौन? प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर, जो किसकी तरीके से एक्ट करेगा, प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर की तरीके से। क्लियर? सबसेक्शन 3 कैपिटल ए, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट shall have the power to designate arbitral institution from time to time, which have been granted by the council under section 43I for the purposes of this act. Arbitrator appointed by the party shall be entitled to such fee at the rate as specified in the fourth schedule. देखिए सबसेक्शन 3 कैपिटल ए में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, कई बार पूछा जाता है, आर्बिट्रेटर की फी कहां पे डिटरमाइन है। हमारे 4th शेड्यूल में काफी जो हमारे प्रीलिम्स क्वेश्चंस होते हैं, एपीओ एस्पिरेंट्स हो गए, कोई भी लॉ एस्पिरेंट है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखें कि जो आर्बिट्रेटर की फी होती है वो कहां मेंशन होती है, कहां डिटरमाइन होती है, किस हमारे शेड्यूल में डिटरमाइन होती है, 4th शेड्यूल में। क्लियर? सबसेक्शन 4, इफ द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इन सबसेक्शन 3 अप्लाइज एंड कम टू द नेक्स्ट स्लाइड ए, the party fails to appoint an arbitrator within 30 days from the receipt of a request to do so from the other party. देखिए अब कैसा हुआ है, ऐसी सिचुएशन आई, ए एंड बी है, ए ने क्या कहा कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो ए ने नोटिस भेज दिया बी को कि आप अपना आर्बिट्रेटर को क्या कर लो, अपॉइंट कर लो। अब बी से आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हुआ, कितने दिन में, 30 दिन में। इस सिचुएशन में दूसरी सिचुएशन क्या है, द 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स फेल्स टू एग्री on the 3rd arbitrator within 30 days from the date of their appointment। यानी कि A और B ने अपने अपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे, A1 A2। अब A1 A2 A3 को अपॉइंट नहीं कर पाए, जो किसकी तरह से एक्ट करता था, who act like a presiding arbitrator, यानी कि A3 अपॉइंट नहीं कर पाए। कौन? A1 A2 कितने दिनों के अंतर्गत, within 30 days। तो ये दो सिचुएशन देख ली। अब इन दो सिचुएशन में क्या होगा, the appointment shall be made on the application of the party by the arbitral institution designated by the Supreme Court in the case of international commercial arbitration, or by the High Court in the case of arbitration other than international commercial arbitration। अगर वो डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो कौन, हाई कोर्ट क्या करेगी, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगी। अगर वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगी। सेकेंड सिचुएशन क्या थी, A1 A2 अपॉइंट हो चुके हैं, यानी कि एक पार्टी ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, दूसरी पार्टी ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, बट वो दोनों मिलके विद इन 30 डेज A3 को अपॉइंट नहीं कर पाए, यानी कि 3rd आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर पाए। तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा, अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी आर्बिट्रेटर, और अगर हमारा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी आर्बिट्रेटर को। क्लियर? सबसेक्शन 5 क्या कहता है, फेलिंग एनी एग्रीमेंट रेफर्ड in subsection 2 in the arbitration with the sole arbitrator, if the parties fail to agree, the arbitrator within 30 days from the receipt of a request by one party from the other party to so agree, the appointment shall be made on the application of the party in accordance with the provision contained in subsection 4। यानी कि अगर सोल आर्बिट्रेटर भी पार्टी से अपॉइंट नहीं हो पाया विद इन 30 डेज तो क्या करे जाएगी, कोर्ट क्या कर लेगी, अपॉइंट कर लेगी आर्बिट्रेटर को। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड,
अब बात करते हैं सबसेक्शन 6 की। वेयर अंडर एन अपॉइंटमेंट प्रोसीजर एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, यानी कि देखिए क्या है, पार्टीज ने एग्री कर रखा अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कि हमें किस तरीके की अपॉइंटमेंट करनी है आर्बिट्रेटर की, यानी कि आर्बिट्रेटर को लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, आर्बिट्रेटर को आईटी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, आर्बिट्रेटर क्या होना चाहिए, यंग होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, कोई भी उनकी कंडीशन है उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए भैया पहले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में पार्टीज ने मेंशन कर रखी है। फॉर एन एग्जांपल देखिए, ए और बी का जो मैटर हो सकता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका किस फील्ड से होगा, लॉ के फील्ड से रिलेटेड होगा, तो उन्होंने जरूर मेंशन कर देंगे वो अपने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में कि जो भी हमारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा उस पर्सन को लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, या उस पर्सन की जो डिग्री होनी चाहिए वो मास्टर्स इन लॉ होनी चाहिए। तो यानी कि उन्हें जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है उनके प्रोसीजर, उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो कंडीशन है वो क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। ए पार्टीज फेल्स टू एक्ट एज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट प्रोसीजर, यानी कि जो चीज उन्होंने मेंशन कर रखी थी उसके हिसाब से वो क्या नहीं कर पाए, अपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं कर पाए। पार्टीज और द टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर फेल्स टू रीच एन एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड ऑफ देम अंडर दैट प्रोसीजर, यानी कि देखिए, या तो पार्टीज फेल हो चुकी हैं किस चीज में, अपॉइंट करने में आर्बिट्रेटर को, और ऐसी सिचुएशन में क्या करा, जैसे पार्टी ए है, बी है, ए ने A1 अपॉइंट कर दिया, बी ने B1 अपॉइंट कर दिया, तो यानी कि अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर का मतलब A1 और A2 फेल कर रहे हैं, यानी कि फेल कैसे कर रहे हैं, थर्ड अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे हो किसकी, आर्बिट्रेटर की। तो ऐसी सिचुएशन में भी, अभी मैं आगे बताऊंगा सी पॉइंट के बाद ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। सी क्या कहती है, ए पर्सन इंक्लूडिंग एनी इंस्टीट्यूशन फेल्स टू परफॉर्म एनी फंक्शन एंट्रस्टेड टू हिम और इट अंडर दैट प्रोसीजर, यानी कि जो पर्सन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, फेल हो रहा अपने फंक्शन को परफॉर्म करने पे। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है, द अपॉइंटमेंट shall be made on the application of the party by the arbitral institution designated by the Supreme Court in the case of the international commercial arbitration, or by the High Court in the case of the arbitration other than international commercial arbitration as the case may be, यानी कि अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन, तो हाई कोर्ट किससे, आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूशन क्या अपॉइंट कर देगी, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर देगी। और अगर हमारा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट कहां से, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन से क्या करेगी, अपॉइंटमेंट कर देगी किसकी, आर्बिट्रेटर की। अब ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, देखिए कई पर्सन्स होते हैं, आप, हम और बहुत सारे क्या करते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन में। ये मान लीजिए यहाँ पे क्या रहते हैं, बहुत सारे आर्बिट्रेटर रहते हैं जो क्या करवाते हैं, जैसे हम जैसे पर्सन, जैसे मैं लॉयर हूँ तो मुझे क्या करना, अपना फ्यूचर किस में दिख रहा है, आर्बिट्रेटर में दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करवा दूंगा किसमें, आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूशंस में। जो भी एग्जाम्स होगा, जो भी क्राइटेरिया होगा, वो सब अभी हम यहाँ बात नहीं कर रहे उस चीज़ की। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन से क्या ले सकता है, आर्बिट्रेटर ले सकता है, या कभी पार्टीज को भी रिक्वायरमेंट होगी तो पार्टीज क्या कर सकती है, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन क्या ले सकती है, आर्बिट्रेटर ले सकती है अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने के लिए। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। 6B, the designation of any person or the institution by the Supreme Court as the case may be, the High Court for the purposes of this section shall not be regarded as the delegation of the judicial power by the Supreme Court or the High Court। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब भी आर्बिट्रेटर की रिक्वायरमेंट होगी किसे, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को। हाई कोर्ट कब करेगा आर्बिट्रेटर अपॉइंट, किस केस में करेगा, डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन में, और सुप्रीम कोर्ट कब करेगा, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में। तो देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट को रिक्वायरमेंट है आर्बिट्रेटर की, या हाई कोर्ट को ऐसे सर्कमस्टांस है जहां आर्बिट्रेटर की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेंगे, वो अपॉइंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन से तो कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी पावर को, जुडिशियल पावर को क्या कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं। क्लियर, यानी कि उन्हें दे रहे हैं। क्लियर। सबसेक्शन 8, बिफोर अपॉइंटिंग एन आर्बिट्रेटर shall seek a disclosure in writing from the prospective arbitrator in the terms of subsection 1 of section 12 and have due regards a any qualification required for the arbitrator by the agreement of the parties। देखिए कोई भी चीज़ है, यानी कि पार्टी के आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि पार्टीज ने क्या करा है कि जो हमारा आर्बिट्रेटर होना चाहिए उसे लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, उसने मास्टर्स कर रखी हो लॉ में, तो वो चीज़ का क्या करेंगे, डिस्क्लोजर करेंगे किस समय पे, बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर। द कंटेंट ऑफ द डिस्क्लोजर एंड द अदर कंसिडरेशन आर लाइकली
टू बी सिक्योर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर। देखिए इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर की मैं आपको यहां एक और चीज समझा देता हूं। जब भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो रहा हो तो आर्बिट्रेटर के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है। अभी अपॉइंट नहीं हुआ, अपॉइंट होने की पॉसिबिलिटीज भी है उस पर्सन की, आर्बिट्रेटर एज एन आर्बिट्रेटर, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, डिस्क्लोज करे। किस चीज को डिस्क्लोज करे? अगर उसका पार्टी के साथ कोई रिलेशन है, फॉर एन एग्जांपल उसका फ्रेंड है, उसका पार्टनर है किसी फर्म में, उसके ब्लड रिलेशन में आता है, उसके फ्रेंड का फ्रेंड है, कोई भी रिलेशन यानी कि कनेक्टेड है वो किसी पार्टी से, तो उसे क्या करे, वो डिस्क्लोज करे पार्टीज के सामने। क्लियर? यानी कि जिस पार्टी को ए को नहीं पता कि वो बी के साथ कनेक्टेड है, तो उसकी ड्यूटी बनती है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो क्या करे, डिस्क्लोज करे। क्योंकि आगे फ्यूचर में ए को पता चले तो ऐसे सर्कमस्टांसेस ना आए कि जो आर्बिट्रेटर ने अपना अवार्ड पास कराया, यानी कि आर्बिट्रल अवार्ड क्या कराया, पास कराया, वो बी के फेवर में इसलिए कराया क्योंकि वो रिलेटेड था किससे, बी से। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब केस पढ़ते हैं। अब केस क्या है? एमपी लोहिया वर्सेस निकुंज कुमार लोहिया, AIR 2002 SC 521। अब देखिए एनपी लोहिया वर्सेस निकुंज कुमार लोहिया का कौन सा केस है? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पार्टीज यानी कि सेक्शन 10 पे जाइए। सर सेक्शन 10 क्या था? नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। हाँ, तो पार्टीज क्या थी? फ्रीली क्या कर सकती थी? डिटरमाइन कर सकती थी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। सर ने बताया था 357, यानी कि सर ने ये चीज़ कही थी कि इवन नहीं कर सकती पार्टीज। अगर इवन करेगी तो वहाँ सर ने हल्का सा हिंट दे दिया था हमें कि पार्टीज इवन भी कर सकती है। जैसे सर ने एग्जांपल दिया था, ए ने क्या करा, ए हमारा A1 अपॉइंट करा, बी ने क्या करा, A2 अपॉइंट करा, और उन दोनों ने एक थर्ड वन अपॉइंट करा, यानी कि आर्बिट्रेटर 3 अपॉइंट करा। और वो कैसे एक्ट कर रहा था? वो एक्ट लाइक अ प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। क्लियर? तो यहाँ इवन का केस था। तो इवन किस में आया था? एनपी लोहिया वर्सेस निकुंज कुमार लोहिया। क्लियर? चीजों को कनेक्ट करके पढ़ो। जितना कनेक्ट करके पढ़ोगे ना बच्चों, उतना ज्यादा याद होगा। और मैं बार बार 2 बार 3 बार 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 एक ही चीज को इसलिए समझाता हूं जिससे स्टूडेंट आप सभी के दिमाग में ना चीजें खुद याद होने लग जाए। सेक्शन 10 को लिंक करके पढ़ा दिया अभी। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें ना कोशिश करो, धीरे धीरे। अगर CRPC की जब वीडियोस पढ़ाऊंगा ना, सेशन स्टार्ट करूंगा, और CPC का, बच्चों दिमाग ना घूम जाता है। अगर अच्छी तरीके से पढ़ोगे ना, देखो अगर कंसेप्ट बस ऐसे ही करने हैं कि हाँ बस पढ़ लिया, तो देखो मानसी पढ़ लो, सैंपल पेपर पढ़ लो, यूनिक पढ़ लो, ये सब चीज़ पढ़ लो और पास हो जाओ। अगर सच में नॉलेज चाहिए, लाइफ में सच में कुछ बनना है, तो बच्चों नॉलेज अटेन कर लो। सच बता रहा हूँ। दूसरी बात, बेयर एक्ट से प्यार कर लो। बेयर एक्ट से प्यार करने का मतलब है, चाहे आप जुडिशरी आस्पिरेंट हो, APO आस्पिरेंट हो, जैक की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी NLU की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, बेयर एक्ट से प्यार कर लो। प्रैक्टिसिंग भी कर रहे हो तो बेयर एक्ट को अपनी, लाइक कह रहा हूँ ना, नर्व्स के अंदर भी बेयर एक्ट चलना चाहिए। उसकी लैंग्वेज टिपिकल होती है। आई नो, जब मैं खुद कई बार बेयर एक्ट पढ़ता हूँ तो कई चीज़ हमें भी समझ नहीं आती। बेयर एक्ट की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है, बट अगर आप कोशिश करोगे, अगर आपने एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर ली ना, तो बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बड़ी किताबें काम नहीं आती बच्चों। सच बता रहा हूँ, इतनी मोटी बुक्स पढ़ लो या इतना पतला सा बेयर एक्ट पढ़ लो। क्या लिखा है बेयर एक्ट में? इतना छोटा सा तो होता है। कितने पेज का होता होगा? 100, 150 पेज, 300 पेज, बस 100, 200। अब लोग क्या करते हैं, 800 पेज की किताब पढ़ ली। अरे अगर 800 पेज की किताब ही पढ़नी थी तो पढ़ लेते ना जाके। क्यों ढूंढते हैं हम शॉर्टकट? क्यों आते हैं यूट्यूब पे? क्योंकि नहीं पढ़ी जाती ना वो 800 पेजेस की। क्यों हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि जो 800 पेज की बुक पढ़ के हम आपको क्या दे रहे हैं, क्रक्स दे रहे हैं, समझा रहे हैं। तो वही चीज कह रहा हूं, बेयर एक्ट भी क्या है बच्चों, क्रक्स है। यह आपको बता रहा हूं, और एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बेयर एक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज दूंगा, और बकायदा लिंक्स भी दूंगा। ऐसे कोई कॉम्बो फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे कॉम्बोज भी आ रहा होगा तो ऑर्डर कर दो। सर हमने कभी पढ़ा नहीं बेयर एक्ट। अरे पढ़ना शुरू तो करो, चीज खरीदो, पढ़ो। भाई मैं ये तो नहीं कह रहा बेयर एक्ट तुम खरीद रहे हो, बुक तुम खरीद रहे हो, कोई ऐसा ब्रांड प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूं ना। तो बेयर एक्ट खरीदो, चीजें खरीदो बच्चों। खरीदोगे, बुक्स खरीदोगे, जब पढ़ोगे, सामने खुलेंगी वो बुक्स, तब उन्हें पढ़ोगे, तभी आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और बेयर एक्ट तो जरूर हर एक स्टूडेंट को, लॉ स्टूडेंट को मैं क्या कहता हूं, मैंडेटरी है, उसका बेयर एक्ट खुद पे होना चाहिए। अरे मैं दोस्त से निकाल लूंगा, नेट से निकाल लेंगे, नेट से पढ़ लेंगे, भाई नेट से नहीं, फिजिकली चीज होती है तभी ज्यादा अच्छा लगता है। सच बता रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं मेरे नोट्स को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, मेरे से कहो, मैं आपको PDF फॉर्म में ट्रांसफर करूंगा, PPT में ट्रांसफर करूंगा, उसे क्या करो, प्रिंट आउट कर लो,
मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं है ना, मैं अपने नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसे प्रिंट आउट करो और इन्हें अंडरलाइन कर करके पढ़ो। कहते थे एक दिन हमारे सर थे, जब मैं 12th में पढ़ता था, तो हमारे सर ये कहते थे, बच्चों जितना जितना कॉपी को आप रंगीन बनाओगे, रंगीन का मतलब ऐसा नहीं काट कूट दो, नहीं, जितनी बार आप उसे पढ़ोगे, जितनी बार अंडरलाइन करोगे, चीज़ों उसके पॉइंट लिखोगे, जैसे अब हम पढ़ेंगे तो सेक्शन 10 से लिंक करके 11 से लिंक करके, तो ऐसी चीज़ों को जितनी बार एक कॉपी को, एक बुक को पढ़ लोगे, उतना आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे हो। वैसे कह रहा हूँ, बेयर एक्ट है, कहने के लिए 100-150 पेज का होता है, आता भी 110-120, कोई 80, कोई 90, कोई 150, कोई 200 रुपये का आता है, इतना महंगा नहीं आता बेयर एक्ट। पढ़ना शुरू करोगे ना, नॉलेज पूरी क्लास में, कह रहा हूँ पूरी क्लास में, क्या पूरी कोर्ट में भी आपकी सबसे ज़्यादा होगी। सच बता रहा हूँ, फ्यूचर यहीं ख़त्म नहीं होता कि आपने लॉ की डिग्री पास कर ली बस मेरा फ्यूचर बन गया, नहीं, फ्यूचर बहुत आगे जाना है और ब्राइट फ्यूचर के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। सच बता रहा हूँ, अगर मैं आपको टाइम बताऊँ ना, तो अभी रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो एक चीज़ कहता हूँ कि मेहनत करो, रिजल्ट छोड़ दो। मैं जानता हूँ लाइफ में बहुत नेगेटिव लोग होते हैं, बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं, मैं जानता हूँ ये वीडियोस मैं आपको बहुत ज़्यादा लंबी खींच चुका हूँ शायद इस लेक्चर की वजह से, बट ये लेक्चर नहीं है, ये आपकी लाइफ को ना एक विजन देगा। सच बता रहा हूँ, एक पाथ चूज करो अपनी लाइफ में। और मैं बता रहा हूँ, पाथ चूज करने की मैं सबसे बेस्ट बात बताऊँ, स्टूडेंट सब, कई मेरे से बड़े भी होंगे, सीनियर्स भी मेरी वीडियोज़ देखते होंगे, मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं कई सीनियर्स, कोई मेरे जूनियर्स भी होंगे, कोई मेरे साथ के भी होंगे। तो देखिए, मैं उन सभी के लिए रिक्वेस्ट समझ लीजिए या कुछ भी चीज़ समझ लीजिए, मेहनत करिए। अगर आप मेहनत करेंगे ना, रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजल्ट में देखिए, मैं मानता हूँ कुछ लोग नेगेटिव भी कहेंगे, ओफ देखिए वीडियो में ये शुभम सर हैं, ये संदीप माहेश्वरी बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसिंग करें, नहीं, मैं कोई संदीप माहेश्वरी नहीं बनना चाहता। खुद की आइडेंटिटी अपनी रखो, मैं शुभम हूँ, मेरी आइडेंटिटी मेरे लिए बहुत है, मुझे नहीं लेनी किसी और पर्सन की आइडेंटिटी, मुझे नहीं बनना किसी और के जैसा, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही सफिशिएंट हूँ। और यही अपने अंदर लाओ, हमें किसी और को नहीं देखना, कौन हमें क्या जज करेगा और कौन तुम्हें क्या जज कर लेगा। अपने आप को खुद, आप अपने से ज्यादा कोई एक इंसान अपने आप को जज नहीं कर सकता। आप जानते हो, बाहर कह रहे हो आज हम पेपर में बहुत अच्छा देके आए हैं, मम्मी बच्चों पेपर कैसे गया, मम्मी बहुत अच्छा पेपर गया, 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, अंदर पता है भाई पास होने के लाल है। तो तुम किसी से भी झूठ बोल सकते हो, मैं कह रहा हूं लाइफ में किसी से भी झूठ बोल सकते हो, बट अपने आप से नहीं बोल सकते। अपने आप से झूठ बोलना छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो और बेरेक्ट खरीदो और पढ़ना शुरू करो। नहीं ये सेक्शन समझ आ रहे ना, नहीं समझ आ रहे ना, दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार भी समझ नहीं आ रहे ना, तो अरे भाई इंस्टाग्राम आईडी दे रखे shubhamdobal.22, डीएम तो कर सकते हो, फोटो खींच के सेक्शन समझा दो सर, इतना तो कर सकते हो भाई। तुम्हें एज अ फ्री एडवाइजर मिला हुआ है, एक गाइडिंग एडवाइजर दे रहा है कि बच्चों इस तरीके से पढ़ो, या इतना कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो बस एक मैसेज ही तो करना है, या एक कमेंटी तो डालना है, डाल दो, तुम्हें क्या जा रहा है। अरे इसमें कोई बेइज्जती वाली बात कोई है ना, मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते कि मैं कहाँ से हूँ, किस जगह से हूँ, आपको मैं आपको नहीं जानता कि आप कहाँ से रहते हो, कहाँ का आपका घर है, कौन आपका फ्रेंड है, किस कॉलेज से पढ़ रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता, तो क्या हो गया। अगर सर ने समझा दिया हमें टॉपिक को, या वीडियो बना के एक छोटी सी टॉपिक को समझाने की कोशिश कर दी, तो बेनिफिट तो आपका है। बच्चों अपने बेनिफिट के लिए तो लोग पता नहीं क्या से क्या करते हैं। चलो कम टू द टॉपिक, अब इस ज्यादा इस डिस्कशन को नहीं बढ़ाते, स्टार्ट करते हैं। एनपी लोहिया वर्सेस निकुंज कुमार लोहिया, AIR 2002 SC 521। It was held that if the parties agree on an even number, then also it would be valid arbitration agreement। अगर पार्टीज ने एग्री करा, ए बी ने एग्री कर लिया कि जो हमारे आर्बिट्रेटर है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कितने होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए, फॉर एग्जांपल 2 होने चाहिए, तो उनका तब भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा। जनरली द पार्टीज हैव टू एग्री upon the procedure of the appointment, but also in case they fail, they have to follow the procedure laid down under section 11। यानी कि पार्टीज ने क्या करा, एग्री करा है कि हम इस प्रोसीजर से क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे हमारे आर्बिट्रेटर को, ये कंडीशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उस पर्सन को, इतने ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उन सब ने क्या करा, पार्टीज ने डिसाइड कर दिया। बट पार्टीज फेल हो रही हैं किस चीज को अपॉइंट करने के लिए, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए, तो हम कहां जाएंगे, सेक्शन 11 के प्रोसीजर्स में। क्लियर। प्रोसीजर में बेसिक अगर हम बात करते तो बेसिक प्रिंसिपल क्या था हमारा, अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो हम कहां जाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाएंगे। हाई कोर्ट क्या करेगा, आर्बिट्रेटर प्रोवाइड करेगा। और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है बिटवीन द पार्टीज, तो कौन अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर को, बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, इन केस इट इज ऑफ अ 3 arbitrators, the parties shall be appointed the arbitrator, and then 2 arbitrators appointed by each party shall be appointed the third। अब यहाँ each party का मतलब समझ गए ना, A किसे अपॉइंट करेगा, बिल्कुल सही, आर्बिट्रेटर 1 को, B किसे अपॉइंट करेगा, आर्बिट्रेटर 2 को।
क्लियर। अब A1 और A2 किसे अपॉइंट करेंगे? A3 को। A3 क्या हो गया? आर्बिट्रेटर 3। क्लियर। No doubt, the parties have the right to appoint the arbitrators, but in case they fail, they have to reach the courts for the appointment of the arbitrators. हम मानते हैं आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का राइट किसका है? पार्टीज का है। अगर पार्टीज फेल हो जाती है तो पार्टीज कहां जाएंगी? कोर्ट्स के पास जाएंगी, और कोर्ट्स क्या करेंगी? आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। और कौन सी कोर्ट, कौन सी जनरल रूल है, मैंने आपको बता रखा है, सामने आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। जनरली फॉर द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इट इज द सुप्रीम कोर्ट दैट हैज टू बी अप्रोच्ड इन द केस ऑफ अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, इट इज द हाई कोर्ट। यानी कि अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, यानी कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो हाई कोर्ट हमारे लिए अपॉइंट करेगी किसे? आर्बिट्रेटर को। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगी। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं सेक्शन 12 की, ग्राउंड्स फॉर चैलेंज। अब हम किसे चैलेंज कर रहे हैं? यानी कि आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट हुआ उसकी अपॉइंटमेंट को क्या कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं कि ये आर्बिट्रेटर हमारे लिए सही नहीं है, कुछ भी इसके अंदर क्या है, ये इम्पार्शियल है, कुछ भी है, उस चीज के हमारे कुछ ग्राउंड्स होंगे जिन ग्राउंड्स के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? आर्बिट्रेटर को चैलेंज कर सकते हैं। वो कौन से ग्राउंड्स है, किस सेक्शन में दिए गए हैं? सेक्शन 12 में दिए गए। व्हेन अ पर्सन इज अप्रोच्ड इन कनेक्शन with his possible appointment as an arbitrator, he shall disclose in writing any circumstances। यानी कि जिस पर्सन की पॉसिबल सर्कमस्टांसेस हैं या तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है एज एन आर्बिट्रेटर, यानी कि मुझे पता है कि मुझे अपॉइंट करा जा सकता है एज एन आर्बिट्रेटर ए और बी के द्वारा, तो मेरी क्या ड्यूटी बनती है कि मैं डिस्क्लोज करूंगा राइटिंग में जो भी मेरा रिलेशन होगा अगर किसी पार्टी के साथ। फॉर एन एग्जांपल अभी आगे पढ़ेंगे किन किन सर्कमस्टांसेस में। अब मैं एक प्रिंसिपल, ब्रॉड प्रिंसिपल के बारे में बात करूं तो क्या है कि जो ए और बी के साथ मेरा रिलेशन होगा, फॉर एन एग्जांपल बी मेरा भाई है, बी मेरा फ्रेंड है, या बी मेरा क्या है, क्लासमेट है, कॉलेजमेट है, या बी मेरा क्या है, बिजनेस पार्टनर है, मेरा स्टूडेंट है, तो कोई भी रिलेशन है उसका मेरे साथ, तो मुझे रिटर्न में क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्योंकि आगे इन फ्यूचर में वो मेरे अवार्ड पे मतलब दिक्कत ना डाले, परेशानी ना डाले, बैरियर ना बने, ऑब्स्ट्रक्शन ना डाले, कि मेरी क्या करे कि वो एक थॉट, एक जस्टिफाइबल डाउट ना बन जाए आगे फ्यूचर में। क्लियर। जस्टिफिएबल डाउट क्या हो गया कि जैसे उस पर क्या हो सकता है? डाउट कर सकते हैं। क्लियर। सच एज द एग्जिस्टेंस आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ एनी पास्ट और प्रेजेंट रिलेशनशिप with or interest in any of the parties or in relation to subject matter in dispute, whether financial, business, professional or other kind, which is likely to give rise to justifiable doubt as to his independence or impartiality। अगर हम बात करते हैं आर्बिट्रेटर का कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, कोई भी पास्ट में रिलेशनशिप या कोई भी प्रेजेंट में रिलेशनशिप, या उससे किसी भी तरीके से आर्बिट्रेटर पार्टी से, कोई भी पार्टी से कनेक्टेड है, तो उसे अपनी अपॉइंटमेंट से पहले क्या करना है? डिस्क्लोज करना है राइटिंग में। यानी कि फॉर एन एग्जांपल मेरा यानी कि मैं आर्बिट्रेटर हूं, अज्यूम कि मैं आर्बिट्रेटर हूं, और ए और बी क्या कर रहे हैं? मैं आर्बिट्रेटर को, मुझे अपॉइंट करना चाह रहे हैं आर्बिट्रेटर, तो एज एन आर्बिट्रेटर मेरी अपॉइंटमेंट होने वाली है, तो मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन क्या है कि मेरा ए के साथ कोई भी पास्ट में रिलेशन था उसे मुझे क्या करना है? डिस्क्लोज करना है राइटिंग में। या ए मेरा क्लाइंट था तो बिजनेस रिलेशन था, या हम दोनों पार्टनर थे, तो ऐसे कोई भी सिचुएशन थी, कोई भी रिलेशन था आपका दोनों में से किसी भी पार्टी के साथ, तो उस पर्सन की जो अपॉइंट हो रहा है एज एन आर्बिट्रेटर, उसकी क्या है? ऑब्लिगेशन है, उस पर ड्यूटी है कि वो क्या करेगा? ही शैल डिस्क्लोजर इन राइटिंग एनी सर्कमस्टांसेस, एनी सिचुएशन, एनी रिलेशन, जो भी उसका किसके साथ रहा है? पार्टी के साथ रहा है। क्लियर। बी, which are likely to affect his ability to devote sufficient time to the arbitration and in particular his ability to complete entire arbitration within a period of 12 month। अब देखिए अगर हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन की, तो आर्बिट्रेशन क्यों करी जाती है? स्टार्टिंग में ये आर्बिट्रेशन क्यों करी जाती है? पेंडेंसी, यानी कि आपकी पेंडेंसी, लोगों की जो केसेस होते, केस फाइल हो रहे थे, पेंडेंसी बढ़ रही थी, तो जिससे जो कंसेप्ट था डिले जस्टिस का, यानी कि जो जस्टिस था वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, तो उस कंसेप्ट को हटाने के लिए, किस चीज़ के लिए? कि जस्टिस हमें क्या हो? स्पीडी जस्टिस हो। स्पीडी जस्टिस मतलब जल्द से जल्द पार्टीज को क्या मिले? जस्टिस मिले, न्याय मिले। अगर हम बात करते हैं, इसलिए हमने आर्बिट्रेशन मेथड को क्या करा था? अडॉप्ट करा था। अब हम भी तो चाहते हैं जो हमारा आर्बिट्रेटर है वो जल्दी जल्दी क्या करे? हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व करे और ए और बी के
किसी भी पर्सन ने, किसी भी पार्टी ने, ए और बी ने मुझे अपॉइंट करा एज एन आर्बिट्रेटर, तो मेरी क्या ड्यूटी बनती है कि उनके डिस्प्यूट को जल्दी जल्दी क्या करूं, सॉल्व करूं विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर मुझे ए और बी का डिस्प्यूट को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या मेरी ड्यूटी है। और अगर मैं सफिशिएंट टाइम नहीं दे सकता तो मुझे उसका क्या करना है, डिस्क्लोजर करना है राइटिंग में। सफिशिएंट टाइम का मतलब ये कि मैंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया कहाँ, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन में, और मेरे पास बहुत अदर केसेस भी हैं आर्बिट्रेशन के, यानी कि आज मुझे यूएस जाना है आर्बिट्रेशन के लिए, मुझे कल न्यूयॉर्क जाना है, या विद इन इंडिया भी आज मुझे दिल्ली जाना है, कल मुझे चंडीगढ़ जाना है, परसों मुझे उत्तराखंड जाना है, अगले दिन मुझे हिमाचल जाना है, फिर मुझे राजस्थान जाना है। आर्बिट्रेशन मैटर्स लगे हुए हैं। तो देखिए, अगर मेरी क्या है, आर्बिट्रेटर जो पर्सन अपॉइंट होने वाला है, एज एन आर्बिट्रेटर जो पर्सन अपॉइंट होने वाला है, उसकी ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा राइटिंग में, अगर उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है तो। क्लियर। और सफिशिएंट टाइम वो प्रॉमिस करेगा कि मैं आपको सफिशिएंट टाइम पार्टीज को दूंगा और विद इन 12 मंथ में आपका क्या कर दूंगा, डिस्प्यूट को सॉल्व कर दूंगा। क्लियर, यानी कि अवार्ड दे दूंगा, आर्बिट्रल अवार्ड। द 5th शेड्यूल, आर्बिट्रेटर रिलेशनशिप विद द पार्टीज और काउंसिल। अब देखिए, किसमें रिलेशन के बारे में बात करिए कि कौन कौन से पर्सन अगर किसी रिलेशन में, यानी कि आर्बिट्रेटर जो पर्सन आर्बिट्रेटर बनने वाला, अपॉइंट होने वाला है, वो पार्टी के साथ किस किस रिलेशन में, तो रिलेशन कहां डिफाइन कर रखे, 5th शेड्यूल में कर रखे। 4th शेड्यूल में क्या आती है, क्वेश्चन बताता हूं, कई बार आ जाता है, फीस ऑफ द आर्बिट्रेटर। क्लियर, तो एक बार पढ़ लेना, एक गो थ्रू ही कर लेना, 5th शेड्यूल, 4th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। क्लियर। अब 6th शेड्यूल किसके बारे में बताता है, फॉर्मेट के बारे में बताता है, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रायर एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ ऑन गोइंग आर्बिट्रेशन एंड सो ऑन, यानी कि मेरा नाम क्या है, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, मेरे कितने साल से मैं आर्बिट्रेशन कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, नंबर ऑफ ऑन गोइंग आर्बिट्रेटर्स, मेरे कितने आर्बिट्रेटर मैटर चल रहे हैं, जैसे कि 10 या 15 फॉर एन एग्जाम्पल, एंड सो ऑन डिटेल्स बताता है 6th शेड्यूल। क्लियर। 5th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है कि मेरा किसी पार्टी के साथ क्या रिलेशन है, उस कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं या हैं, तो उन्हें क्या करना है, मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर। और 4th शेड्यूल क्या बताता है, आर्बिट्रेटर्स की फीस के बारे में। ये क्वेश्चन उठ जाते हैं 1 मार्क्स में, है ना, तो इसका ध्यान रखें। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Subsection 2. An arbitrator from the time of his appointment and throughout the arbitral proceeding shall without delay disclose to the parties in writing any circumstances referred to in subsection 1. तो देखिए, आर्बिट्रेटर की क्या है, ड्यूटी बनती है कि अपनी अपॉइंटमेंट के दौरान या आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के दौरान उसकी क्या ड्यूटी बनती है, विदाउट डिले, यानी कि बिना देरी करे वो डिस्क्लोज कर दे पार्टीज को राइटिंग में कोई भी सर्कमस्टांसेस जो रेफर करे गए थे। अभी हमने किस में पढ़े थे, सबसेक्शन 1 में पढ़े थे, यानी कि मेरा रिलेशन है, मेरा पास में कोई रिलेशन था, मेरी वो पार्टी है, मेरे एजेंट है, मेरा भाई है, मेरा कजन है, कोई भी रिलेशन है मेरा पार्टी है उसके साथ, कोई भी पार्टी ए के साथ या बी के साथ, तो मेरी क्या ड्यूटी बनती है, पहली ड्यूटी तो बनती है कि अपॉइंटमेंट के समय ही मैं क्या कर दूं, डिस्क्लोज कर दूं राइटिंग में। अगर मैंने नहीं करा तो जल्द से जल्द, मतलब यह बिना देरी करे, विदाउट डिले, मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा राइटिंग में। क्लियर। तो ये क्या कर सकते हैं, थ्रू आउट द आर्बिट्रेट प्रोसीडिंग में क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकता है आर्बिट्रेटर। सबसेक्शन 3, एन आर्बिट्रेटर मे बी चैलेंज ओनली इफ। अब किस किस ग्राउंड्स पे वो चैलेंज करा जाएगा आर्बिट्रेटर, आपने अपॉइंट कर लिया मुझे, तो अब मुझे किस ग्राउंड पे आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि सर आपको हम हटाएंगे एज एन आर्बिट्रेटर। क्लियर। A. Circumstances exist that give rise to justifiable doubt as to his independence or impartiality. यानी कि क्या है, जो B पार्टी है, B मेरा ब्रदर है, तो एज एन आर्बिट्रेटर मैं पर्सन क्या हुआ, अपॉइंट हुआ, तो मेरा क्या है, एक ऐसा जो रीजनेबल डाउट क्रिएट कर रहा है पार्टीज के माइंड में, यानी कि A के माइंड में रीजनेबल डाउट क्रिएट कर दिया कि इन्होंने डिस्क्लोज क्यों नहीं करा मैटर, तो ऐसे जो मेरे पे डाउट क्रिएट करेगा, मेरी इंडिपेंडेंस और मेरी इंपार्शियलिटी पे क्या कर रहा है, डाउट क्रिएट कर रहा है, तो उस सर्कमस्टांसेस पे क्या कर सकते हैं, पार्टी मुझे क्या कर सकती है, चैलेंज कर सकती है। क्लियर। यानी कि पार्टी आर्बिट्रेटर को क्या कर सकती है, चैलेंज कर सकती है। बी क्या कहता है, ही डज नॉट पोजेस द क्वालिफिकेशन एग्रीड टू बाय द पार्टीज। अब देखिए, पार्टीज ने डिसाइड करा था जो हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, ए एंड बी ने डिसाइड करा अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो भी हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे उसे लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। उन्होंने क्या कर रखी हो, उस पर्सन ने क्या कर रखी हो, मास्टर्स कर रखी हो लॉ में, मैंने LLB कर रखी है, मुझे उन्होंने अपॉइंट कर लिया, मैंने कहा हाँ जी मैंने मास्टर्स कर रखी है, मैंने LLM कर रखी है, उन्होंने मुझे अपॉइंट कर लिया, मुझे मास्टर्स पता ही नहीं है, उन्हें बाद में पता चला कि जो हमने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा है उन्होंने मास्टर्स करी ही नहीं अपनी कंप्लीट। तो ऐसी सिचुएशन पे जो उन्होंने प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट रख रखा था आर्बिट्रेटर की, वो फुलफिल नहीं कर रहा मैं नीड, तो इस सिचुएशन में मुझे भी क्या करेंगे, वो क्या कर देंगे, चैलेंज कर सकते हैं। क्लियर। यानी कि हटा सकते हैं, ये ग्राउंड है हमारे किसका, चैलेंज करने का आर्बिट्रेटर को। क्लियर। 4th,
A party may challenge an arbitrator appointed by him or in whose appointment he has participated only for reason of which he becomes aware after the appointment has been made. देखिए, एक पार्टी क्या कर सकती है, एक आर्बिट्रेटर जो अपॉइंटेड हुआ है उसे क्या कर सकती है, चैलेंज कर सकती है अगर उसकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से है, he has participated only for the reason of which he becomes aware after the appointment has been made. Clear? Come to the next slide. Fifth क्या कहता है, any person whose relation with the parties or the council or the subject matter of the dispute falls under the any category specified in the 7th schedule. यानी कि 7th schedule में जो भी कैटेगरीज हमारी स्पेसिफाइड कर रखी है, अगर पर्सन पार्टी यानी कि सॉरी आर्बिट्रेटर जो पर्सन है आर्बिट्रेटर वो उन फॉल करता है अंडर 7th शेड्यूल में जो भी कैटेगरीज स्पेसिफाइड है, यानी कि पार्टी के साथ कोई भी उसका रिलेशन है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट के साथ कोई भी रिलेशन है, अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस है, तो क्या कर सकते हैं आप, यानी कि पार्टीज क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेटर को क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकती है। शायद बहुत बड़ा सेशन हो चुका है ना। सेक्शन 13 के बाद एंड करते हैं इसे। सेक्शन 13 चैलेंज प्रोसीजर। पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन अ प्रोसीजर for challenging an arbitrator. Arbitral tribunal shall decide the challenge of an arbitrator. यानी कि पार्टी जो ग्राउंड्स दिए गए थे हमारे सेक्शन 12 में उन पे किसी पे भी क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं आर्बिट्रेटर को। बट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगी, डिसाइड करेगी वो ग्राउंड जो जिस पे पार्टीज ने क्या करा, आर्बिट्रेटर को चैलेंज करा है, वो सही है या गलत है, यानी कि आर्बिट्रेटर को हटाना है या नहीं हटाना। क्लियर? इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हुए, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है, कंटेंट समझ आता है, टॉपिक समझ आते हैं, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। आपके जो कमेंट्स रहते हैं, मुझे डीएम्स रहते हैं, कई स्टूडेंट्स कई बच्चों के कमेंट मैं देखता हूँ, डीएम मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उससे। सीरियसली बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं। जो आप कमेंट करते हैं, मैं सभी कमेंट को बहुत सभी जिन्होंने मुझे कमेंट करा उन्हें दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और मुझे सारे ही कमेंट से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट भी है तो भी मुझे कमेंट में बताइए, नो डाउट कि मुझे बुरा लगेगा नहीं, एटलीस्ट जो मेरी एरर होगी, जो मेरी मिस्टेक होगी, उसमें मैं इंप्रूव करूंगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।